Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss about 8086 assembler directives. This will be the last topic of 8086 microprocessor unit 3. Okay, as we already discussed 8085 assembler directives. Okay, assembler directive is what? Assembler directive is a term that is used to give directions to the assembler. Okay, it is also a type of instruction. ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, बट ये वो इंस्ट्रक्शन होती है जो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती. ओके, सो मशीन कोड कन्वर्जन नहीं होता किसका? असेंबलर डायरेक्टिव का. एंड दीज आर ओनली यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ टर्म दैट इज यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द असेंबलर. असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. हर एक प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे 8085 एक प्रोसेसर है, 8086 एक प्रोसेसर है, ऐसे कंट्रोलर होता है दैट इज 8051, उसका नंबर है 8051, उसके डायरेक्टिव्स अलग हो सकते हैं. ओके, देयर इज नो नेसेसिटी कि सभी प्रोसेसर्स या कंट्रोलर्स के, कंट्रोलर या प्रोसेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के डायरेक्टिव सेम हो. कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं. ओके, सो इन दिस assembler supports directives to define data, to organize segments, to control procedure and to define the macros. Means अलग अलग कुछ टास्क हैं जिनके लिए हम assembler directives को यूज करते हैं. There are two types of statements used in programming. One is instruction and one is directive. Instructions जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, add, load, move, store, ठीक है. Directives कौन से हैं? Directives वो हैं जो इंस्ट्रक्शन की तरह ही होते हैं, बट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव में फर्क क्या होता है? इंस्ट्रक्शन तो मशीन कोड में ट्रांसलेट होती है, इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड, वेयर एज डायरेक्टिव्स आर नॉट ट्रांसलेटेड. डायरेक्टिव्स जो है वो ट्रांसलेटेड नहीं होते. ओके, नाउ 8086 assembler directives में we have few directives over here. First is assume. Assume directive is used to tell the assembler the name of a logical segment. It should use for a specified segment. For example, assume code. assume लिखने से, assume क्या एक तरह का लेबल है. assume क्या करता है? वो डायरेक्टर, वो एक ऐसा डायरेक्टर है, मींस एक ऐसा डायरेक्टिव है, असेंबलर डायरेक्टिव, जो ये बताता है असेंबलर को कि अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, इस पर्टिकुलर पोर्शन का क्या नाम दे दिया आपने. assume कर लो दैट दिस इज कोड, assume this is data, assume this is procedure 1, assume this is procedure 2. सो आपने क्या करा? अलग अलग पोर्शन या पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को अलग अलग सेगमेंट्स के नाम दे दिए. देन नेक्स्ट इज डिफाइंड बाइट. डिफाइंड बाइट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. डिफाइंड बाइट क्या होता है? एक बाइट को डिफाइन करने के लिए. लाइक अभी आपने एक नाम दिया प्राइसेस. ओके, प्राइसेस क्या हो गया? अब एक एरे बना दिया आपने प्राइसेस नाम से, जिसके अंदर 3 वैल्यूज और 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, 49, 98 एंड 29. The next is define double word. डबल वर्ड का मतलब क्या है? अब एक डेटा टाइप यूज हो रही है डबल वर्ड. ओके, या तो ये एक डबल वर्ड डिफाइन करेगा या उसके लिए मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करेगा. मींस ऑलरेडी आपने एक डबल वर्ड के लायक स्पेस मेमोरी में रिवाइज करके छोड़ दिया. दैट इज डीडी, डिफाइन डबल वर्ड. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन क्वाड वर्ड. क्वाड मीन्स 4. क्वाड मीन्स 4. अगर अब आपको 4 वर्ड्स डिफाइन करने हैं या 4 वर्ड्स के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना है, देन इट विल बी DQ, that is define quad word. So all these assembler directives are used for give the direction to the assembler. Means if you are defining something, तो instruction में आप definition नहीं दे सकते. There is no instruction to define.
ओके, सो डिफाइन अगर आपको करना तो आप db, dd, dq यूज करोगे. ओके, एंड दीज आर नॉट द instructions but the assembler directives. Next is dt. dt stands for define 10 bytes. Now if you want to define 10 bytes, 10 बाइट एक साथ डिफाइन करनी हो तो आप dt यूज करोगे. आप 10 बाइट्स एक साथ डिफाइन कर सकते हो. ओके, देन डिफाइन वर्ड, सिंगल वर्ड डिफाइन करना है तो डिफाइन वर्ड, डिफाइन बाइट, डिफाइन वर्ड, डिफाइन डबल वर्ड, डिफाइन क्वाड वर्ड एंड देन 10 बाइट्स. सो अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं, जितना आपको डेफिनेशन देनी है उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को यूज कर सकते हो. Now it is used to tell the assembler to define a variable type as word. सिंपल, या तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो या फिर उसको ऑक्यूपाई जितना स्पेस करना है उतना वो मेमोरी में ऑलरेडी रिजर्व कर लेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज एंड. END स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ द प्रोग्राम. अगर आप सिर्फ END लिखेंगे तो प्रोग्राम का एंड बताएगा. अगर END के साथ P लिख देंगे या S लिख देंगे, दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. P मीन्स प्रोसीजर, S मीन्स सेगमेंट. ओके, अगर कोई प्रोसीजर बनाया है उसके लास्ट में आपने एंड P लिखा है तो इसका मतलब उस प्रोसीजर का टर्मिनेशन हो रहा है. प्रोसीजर इज लाइक अ फंक्शन. सिमिलरली सेगमेंट, अगर आपने सेगमेंट बनाया है, सेगमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एंड S लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज इक्वेट, EQU. जो सिंबल्स हैं वो ये हैं EQU. ओके, मीनिंग है इक्वेट. ऐसे ही END इज द सिंबल, मीनिंग इज एंड ऑफ द प्रोग्राम. इक्वेट करने का मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू 7 लिखते हैं. ओके, सो अब ये क्या काम करेगा, ये ऐसे जो है इक्वेशन कराएगा, A इक्वेट 7. ओके, EQU तो इक्वेट कराएगा. यूज टू गिव नेम टू सम वैल्यू और सिंबल. किसी वैल्यू को कोई नाम देने का काम है तो वो इक्वेट कराएगा. देन नेक्स्ट इज ग्रुप. ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप रिलेटेड सेगमेंट मींस इट इज यूज्ड टू टेल द असेंबलर टू ग्रुप द लॉजिकल सेगमेंट. जो लॉजिकल सेगमेंट्स है उनको एक साथ ग्रुप करेगा, नेम्ड आफ्टर द डायरेक्टिव इनटू वन लॉजिकल सेगमेंट. छोटे छोटे मल्टीपल पोर्शंस बनाए हुए हैं, उन मल्टीपल पोर्शंस को इकट्ठा एक बड़ा पोर्शन बनाएगा, ग्रुपिंग करेगा इसकी सभी सेगमेंट्स की. ओके, दिस अलाउज द कंटेंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेम ग्रुप. अब ये अलग अलग 5 ग्रुप बने हुए थे या 5 सेगमेंट बने हुए थे, सॉरी, इन 5 सेगमेंट का एक सिंगल ग्रुप बना दिया तो होगा कि आप इन पांचों को उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो ग्रुप किस लिए यूज किया जाता है, फॉर ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स. नेक्स्ट इज लेबल. लेबल आप लोगों को पता है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आप लेबल लगा सकते हो सो दैट कि उस लोकेशन पर जंप, कॉल, रिटर्न कोई स्टेटमेंट लगानी हो तो आप लेबल की हेल्प से जा सकते हो. मोर ओवर लेबल से आपको पता रहेगा कौन सा सेगमेंट कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है. यूज टू गिव द नेम टू द करंट वैल्यू इन द लोकेशन काउंटर. ओके, आप किसी भी लोकेशन को नेम प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग लेबल. ओके, द लेबल डायरेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ टर्म which specifies the type you want associated with that name. लेबल के बाद आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को कोई ना कोई टर्म बतानी पड़ेगी कि हाँ ये A है, B है, X है, Y है, जो भी आप लिखना चाह रहे हो. देन नेक्स्ट इज ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट इज द एड्रेस. ओके, इट टेल्स द असेंबलर टू डिटरमाइन द ऑफसेट और डिस्प्लेसमेंट. ऑफसेट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेम्ड डेटा आइटम. कोई भी आइटम लिखा जाएगा, लाइक आपने ऑफसेट मेजर करना है किसी x वैल्यू का, तो ऑफसेट x लिखा आपने तो वो x का ऑफसेट कैलकुलेट करेगा. और प्रोसीजर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट. ओके, ये जो x जिस भी सेगमेंट में है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, जिस भी सेगमेंट में ये x है ऑलरेडी, इस x का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेगा. आपके पास इसका पूरा एड्रेस है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 30,001. ओके, सो और ये है किसी सेगमेंट में जिसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 2500 से. ओके, सो इसका ऑफसेट काउंट करेगा कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कितना अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट पड़ा हुआ है. ओके, ऑफसेट और डिस्प्लेसमेंट इज द एड्रेस विद इन द ब्लॉक. सो ऑफसेट से आप ऑफसेट कैलकुलेट कर सकते हो, ऑफसेट डायरेक्टिव से
किसी भी आइटम का ऑफसेट एड्रेस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ओरिजिनेट। ओरिजिनेट, ORG, origin or originate. This assembler directive is used to set the location counter value, for example ORG 7000H। अब इससे क्या पता लगा कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओके, 7000H से स्टार्ट हो रहा है। सेट्स द लोकेशन काउंटर वैल्यू टू द 7000H। अब आपने क्या किया, ORG जो है उससे क्या पता लगा, ओरिजिनेट किया आपने कि कहां से स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट। फर्स्ट एड्रेस, लाइक प्रोग्राम में कई बार एक सिमुलेटर में आप देखते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है, पहली इंस्ट्रक्शन आती है कुछ सिमुलेटर में, जैसे GNU सिमुलेटर है, उसमें आता है सबसे पहले जंप स्टार्ट और पहली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट लिखी होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपने ओरिजिन डिफाइन किया है कि अब ओरिजिन क्या है आपके प्रोग्राम का। नेक्स्ट इज प्रॉक यूज्ड फॉर प्रोसीजर। ओके, सभी असेंबलर डायरेक्टिव्स जो है वो कैपिटल्स में लिखे हुए हैं। प्रॉक मींस प्रोसीजर एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसीजर। अगर आपको कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना है, कोई फंक्शन स्टार्ट करना है, तो सी में आप वॉइड या इंट रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर नाम लिखते हो, यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉक, प्रोसीजर, नेम ऑफ प्रोसीजर, देन उसका प्रोसीजर को डिफाइन करोगे। ओके, पब्लिक इज यूज्ड टू टेल द असेंबलर, ये भी कैपिटल्स में ही होगा पूरा। Public is used to tell the assembler that the specified label or variable, label हो या variable हो, is accessible by other modules। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अगर आपने पढ़ी हो, उसके अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जिसको हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट इस तरीके से पढ़ते हैं। नाउ उसमें पब्लिक का काम क्या होता है, अगर कोई डेटा वेरिएबल, कोई आइटम, कोई फंक्शन, मेथड पब्लिक है, तो उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से बाहर लाइब्रेरी में किसी दूसरे प्रोग्राम में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, यहां पर भी हम वही काम कर रहे हैं। पब्लिक अगर आप मेंशन करते हो किसी डेटा आइटम के साथ, तो असेंबलर डायरेक्टिव को पता लग जाता है कि दैट दिस पर्टिकुलर डेटा आइटम और वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, नाउ हो सकता है आपने प्रोग्राम में मल्टीपल मॉड्यूल्स या प्रोसेसर्स बनाए हैं, सो प्रोसेसर 1 के अंदर आपने किसी एक आइटम को पब्लिक बना दिया, तो उसको आप प्रोसेसर 2 या 3 या n प्रोसेसर में भी काउंट कैलकुलेट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ अ लॉजिकल सेगमेंट। कोई अगर सेगमेंट बनाना चाहते हो आप, जैसे प्रोसेसर बनाने के लिए प्रॉक है, ओके, एड्रेस डिनोट करने के लिए लेबल है, ऐसे सेगमेंट बनाने के लिए सेगमेंट कीवर्ड है। कीवर्ड से ज्यादा आप इसको असेंबलर डायरेक्टिव बोल सकते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होते हैं। फंक्शन दोनों का सेम ही है। प्रीसीडिंग द सेगमेंट डायरेक्टिव इज द नेम यू वांट टू गिव द सेगमेंट। सेगमेंट ए, सेगमेंट एक्स, सेगमेंट वाई, सेगमेंट कोड, सेगमेंट डेटा, सेगमेंट एक्स्ट्रा, सेगमेंट स्टैक। तो आप इस तरीके से पहले सेगमेंट लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे। ओके, सो उससे क्या होगा, आपका वो जो सेगमेंट है उसको नाम मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज नेम। एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ मॉड्यूल व्हेन द प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। अलग अलग आपने 10 मॉड्यूल बनाए हैं, तो 10 मॉड्यूल्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनको नाम देकर। ठीक है, सो नेम डायरेक्टिव विल बी यूज्ड टू गिव देम द नेम। ओके, डायरेक्टिव्स के जो नाम हैं वैसा मिलता जुलता ही उनका काम है, तो याद रखना इजी है। ओके, इंक्लूड। इंक्लूड क्या पढ़ा था हमने, सी में, C++ में इंक्लूड पढ़ा हुआ आपने, हैश इंक्लूड, stdio हैश इंक्लूड, iostream पढ़ा हुआ है सबने। इंक्लूड किस लिए यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में? इंक्लूड यूज करते हैं हम ऑलरेडी पहले से डिफाइंड लाइब्रेरी को अपने करंट प्रोग्राम में ऐड करते हैं इंक्लूड से। ठीक है, यहां पर भी सेम वही काम है। क्या काम है? किसी दूसरे प्रोग्राम को, सोर्स कोड को, फाइल को अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में ऐड करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एक प्रोग्राम बनाया, ओके, उस प्रोग्राम में आपने एक्स एक प्रोग्राम बनाया नाम,
अब आपको यही सेम काम अपने करंट प्रोग्राम y में भी करना है. So either you have to write this x again or you just add this x externally in your program. या तो आप ये वाला जो कोड x है जो आपने पहले बना चुके हो, इसको आपको y में दोबारा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको y में, या तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को दोबारा लिखना पड़ेगा. ठीक है, दोबारा लिखेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, ओवरहेड होगा. ओके, सो क्या कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी ये जहां बना हुआ है सही चल रहा है, वहां से हम इसको एक्सटर्नली अपने प्रोग्राम में डाल लें. दो बेनिफिट होंगे, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम सेव होगा, मोर ओवर आपके एफर्ट सेव होंगे, क्योंकि दो दो बार लिखोगे तो एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेंगे. ओके, थर्ड इज स्पेस. जो ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम छोटा भी हो जाएगा. मान लीजिए ये 100 लाइनें का कोड था, आप दोबारा यहाँ पे फिर 100 लाइनें लिख रहे हैं और 50 लाइन वाई की हैं, तो अब इसका स्पेस कितना बन जाएगा, 150. सो टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेंगे और स्पेस भी बचेगा, तीनों काम होंगे. सो हमने क्या किया इस केस में, दैट वी हैव डन a directive include is there. Okay, so we just use this directive include. Okay, include is used to tell the assembler to insert a block of source code from a named file. अब हम जैसे पहले करते थे hash include stdio.h. ओके, तो stdio ये C के केस में हम करते थे ना, तो stdio क्या करता था, ये वाली जो फाइल थी ये इंक्लूड हो जाती थी आपके करंट प्रोग्राम में. अभी भी यही हो रहा है, आपने एक प्रोग्राम बनाया y अभी और आपने उसमें x डालना था, तो आप क्या करेंगे, इंक्लूड x. तो x जो है दैट इज अ नेम्ड फाइल, नेम्ड फाइल x किस में आ जाएगी, करंट सोर्स कोड दैट इज y. तो प्रीवियस बनी हुई फाइल x जो है वो अब आपके नए बने हुए जो आप प्रोग्राम बना रहे हो y उसमें ऐड हो जाएगी. ओके, अब इससे क्या बेनिफिट क्या है, दैट दिस शॉर्टन्स द सोर्स कोड. जो y का साइज था 150 होता, वो घटकर सिर्फ 50 ही होगा. जो y में कोड किया था सिर्फ उतना ही रहेगा, x का पूरा कोड जो 100 लाइंस का था वो एज इट इज इंक्लूड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज references of this particular slide. So this topic has been covered from AK Ray and KM Burshandi book, which is specifically for 8086 microprocessor. Okay, so this is all for today. Assembler directives में इतना ही है. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.